हाय स्टूडेंट। देखिए हम लोग रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण में भौतिक परिवर्तन, रासायनिक परिवर्तन और रासायनिक अभिक्रिया एवं रासायनिक समीकरण के बारे में पढ़ चुके हैं। अब हम लोग पार्ट 2 में आते हैं। पार्ट 2 में हम लोग सीखेंगे कि किसी भी रासायनिक समीकरण को संतुलित कैसे किया जाता है। तो सबसे पहले हम लोग अभिकारक और उत्पाद के बारे में जान लेते हैं कि अभिकारक किसे कहते हैं और उत्पाद किसे कहते हैं। ऐसे पदार्थ जो किसी रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेते हैं, जैसे हमारा पूरा रासायनिक अभिक्रिया हो गया। इस रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले ये हैं हाइड्रोजन और ऑक्सीजन। ये दोनों हमारा रासायनिक अभिक्रिया में क्या कर रहे हैं, भाग ले रहे हैं। और उसके बाद उत्पाद किसे कहते हैं, ऐसे पदार्थ जिनका निर्माण रासायनिक अभिक्रिया में होता है। यानी रासायनिक अभिक्रिया जब होने लगती है उसके बाद जिसका निर्माण, यानी निर्माण के रूप में किसका हुआ है, जल का। ये किसका निर्माण हुआ है, जल का। तो यही हमारा क्या कहलाएगा, उत्पाद। यानी रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थ को अभिकारक कहते हैं। और वे पदार्थ जो भाग ले रहे हैं, हमारा हाइड्रोजन हो गया और ऑक्सीजन हो गया। और इस पदार्थ के बाद जब ये रासायनिक अभिक्रिया होती है, जो नया पदार्थ बनता है, उस पदार्थ को हम लोग उत्पाद कहते हैं। ठीक, यानी इस पार वाले को अभिकारक और इस पार वाले को उत्पाद। क्लियर। अब हम लोग रासायनिक समीकरण को संतुलित करते हैं। रासायनिक समीकरण को संतुलित कैसे कहता है। सपोज दैट, मान लो जैसे हमने पहला एग्जांपल ले लिया। पहला एग्जांपल हमने ले लिया, पहला एग्जांपल के रूप में हमने ले लिया Fe प्लस H2O। इसकी अभिक्रिया हम जब कराएंगे तो Fe2O4 प्लस H2 गैस, ये जो है कि बाहर निकलेगी। तो अब इसके बाद हम क्या करेंगे, अब करेंगे, देखो ये हमारा हो गया तत्व, यानी कौन कौन से तत्व हैं। और इसमें अभिकारकों की, अभिकारक में जो परमाणु की संख्या है उसको लिखेंगे और उत्पाद में जो परमाणु की संख्या है हम उसको लिखेंगे। ठीक, तो सबसे पहले इसमें देखो हमने लिख दिया यहाँ पे आयरन, यानी कौन सा तत्व है, पहला तत्व हमारा है Fe आयरन। और उसके बाद हमारा दूसरा तत्व क्या है, हाइड्रोजन। और उसका तीसरा तत्व क्या है, ऑक्सीजन। अब इसके अलावा कोई नहीं, कोई भी तत्व नहीं है। तो इसके पहले हमारे आयरन यानी Fe, आयरन देखो अकेला है, तो यहाँ पे लिखेंगे 1, यानी अभिकारक। इस साइड वाले को हम अभिकारक कहेंगे, इस साइड वाले को उत्पाद। तो देखो हम अभिकारक में अभिकारक की संख्या लिख रहे हैं, यानी अभिकारक में हमारा आयरन की संख्या 1 है। फिर इसमें हाइड्रोजन, हाइड्रोजन देखो 2 ठो है, तो यहाँ में हाइड्रोजन की संख्या क्या हो गई, 2। और इसमें ऑक्सीजन वर्तमान में कितना है, 1। तो ऑक्सीजन की संख्या कितना लिखेंगे, 1। अब आ जाते हैं इस साइड वाला हमारा उत्पाद है, तो उत्पाद वाले में लिखेंगे, उत्पाद में हमारा आयरन की संख्या कितनी है, 2। और उसके बाद हाइड्रोजन की संख्या कितनी है, 2। और ऑक्सीजन की संख्या कितनी है, 4। तो देखो अब क्या है, यानी 1 2 4, यानी अभिकारक में 4 है लेकिन इस साइड में 8। लेकिन इसलिए कि जैसे तराजू पर कोई बटखरा रखते हो तो उसको संतुलित करने के लिए दोनों तरफ का भार बराबर होना चाहिए, लेकिन इसमें तो भार बराबर है नहीं। तो इस भार को बराबर किया जाता है, एक प्रकार समझ लो कि दोनों तरफ का भार बराबर होना चाहिए। तो उसी प्रकार इसमें दोनों तरफ के परमाणुओं की संख्या क्या होना चाहिए, बराबर। क्लियर। ठीक, तो अब इसको संतुलित करने के लिए क्या करेंगे, सबसे पहले आयरन है, आयरन यहाँ 1 ठे है और यहाँ 2 ठे है। ऑक्सीजन, मान लो अगर हम ऑक्सीजन को लेकर के जो है कि हम अगर संतुलित कर रहे हैं, किसको लेकर संतुलित कर रहे हैं, ऑक्सीजन को। ऑक्सीजन को अगर हम लेकर के संतुलित कर रहे हैं तो इसमें ऑक्सीजन 4 ठो है, तो देखो 4। स्टेप 2, यानी इसको हम बोलेंगे स्टेप 1 और इसको बोलेंगे इसके आगे स्टेप 2। स्टेप 2 में Fe प्लस H2
O, 4 ऑक्सीजन है तो इसमें हम 4 का गुणा कर देंगे, अर्थात हमने हाइड्रोजन में कितने का गुणा किया है, 4 का। तो 4 का गुणा किया तो हमारा हाइड्रोजन बराबर कितना आ गया, 8। अच्छा, इस साइड में हमारा हाइड्रोजन बराबर कितना आ गया, 8। तो अब इस साइड में हमारा हाइड्रोजन की संख्या 8 होना चाहिए। देखो Fe2O4 प्लस H2, इस साइड में हमारा हाइड्रोजन की संख्या 8 होनी चाहिए। तो इसमें भी हम क्या कर देंगे, 4 का गुणा कर देंगे, यानी यहाँ पे भी हमने हाइड्रोजन में 4 का गुणा कर दिया, तो ये हो गया बराबर हाइड्रोजन की संख्या 8। ठीक, अब यहाँ पे ऑक्सीजन देखो 4 हो गया, यानी ऑक्सीजन की संख्या कितनी हो गई, 4। हाइड्रोजन 4 गुना के 8, हाइड्रोजन यहाँ पे भी 4 गुना के 8, दोनों तरफ हमारा हाइड्रोजन क्या हो गया, बराबर हो गया। अब हम आते हैं ऑक्सीजन को बराबर करने के लिए। ऑक्सीजन 4 ठे इधर है और 4 ठे ऑक्सीजन इधर, ऑक्सीजन भी हमारा क्या हो गया, बराबर, यानी ऑक्सीजन इसमें क्या करेंगे, 4 का मल्टीप्लाई गुणा कर देंगे 4। ठीक, अब इधर आयरन देखो 2 ठे है और इधर आयरन हमारा क्या बोलते हैं, 1 है। तो अब इस साइड में आयरन को बराबर करने के लिए इसमें क्या कर देंगे, आयरन में 2 का गुणा कर देंगे, यानी इसमें यहाँ पे हमने क्या कर दिया, आयरन में 2 का गुणा कर दिया, 2 एक कम 2, 8 4 12 2 14, 8 4 12 2 14, यानी देखो दोनों तरफ यानी संख्या क्या हो गई, बराबर हो गई। गिन लो, 2 8 2 10 4 14, 2 8 10 4 14, यानी आयरन की संख्या 2, उत्पाद में भी और अभिकारक में भी संख्या 2, हाइड्रोजन की संख्या इधर 8 और इधर भी संख्या 8, और उसके बाद ऑक्सीजन की संख्या इधर भी 4 और उत्पाद वाले में भी 4। इसी तरह अगर मान लो हमने दूसरा एग्जाम्पल ले लिया, दूसरा एग्जाम्पल के रूप में हमने क्या लिया, एग्जाम्पल नंबर मान लो हमने क्या ले लिया, दूसरा ले लिया। ध्यान से देखना, H2S हाइड्रोजन सल्फाइड ले लिया हमने, और इसकी जो है कि अभिक्रिया कराने के लिए हम दूसरा क्या ले लेंगे, सल्फर डाइऑक्साइड H। अब इसकी हम अभिक्रिया करा देंगे। अब अभिक्रिया कराने पर सल्फर बनता है प्लस H2O बनता है। ठीक, अब इसके बाद ये देखो संतुलित नहीं है। कैसे संतुलित नहीं है, दूसरे तत्व के लिए हम क्या करेंगे, जैसे यहाँ पे एक हाइड्रोजन तत्व है और एक दूसरा तत्व क्या है हमारा, सल्फर लिख लेंगे, और तीसरा तत्व हमारा यहाँ पे क्या है, ऑक्सीजन। इस साइड में अभिकारक साइड वाले में हाइड्रोजन की संख्या कितनी है, 2 है, और सल्फर की संख्या 1 और E1 कितनी हो गई, 2, यानी 1 और 1 ये दोनों मिलाकर कितनी हो गई, 2, यानी 1 प्लस 1 बराबर 2 हो गई। ठीक, अब इस साइड में देखो ऑक्सीजन की संख्या कितनी है, 2। अब उत्पाद में आ जाओ, हाइड्रोजन की संख्या देखो, H बराबर हमारा है 2, हाइड्रोजन तो मान लो बराबर है, इसमें सल्फर की संख्या बराबर 1 है और ऑक्सीजन की संख्या भी बराबर हमारा क्या है, 1 है। ठीक, तो अब इसमें हमको करना क्या है, दोनों तो देखो 2 2 4 2 6, 2 3 4, यानी बराबर नहीं है, यानी इधर मान लो 6 किलो है, इधर 4 किलो है, तो तराजू को देखोगे, तराजू पे हमारा एक तरफ 6 किलो रख दो, एक तरफ रख दो 4 किलो, हम 6 किलो ले लेंगे और तुमको 4 किलो दे देंगे, तुम कहोगे अरे सर जी तो 2 किलो बेसी ले लिए, तो इसीलिए सबको बराबर बराबर हिस्सा बांटना है। ठीक, तो अब हमको करना क्या पड़ेगा, सपोज दैट मान लो हमने क्या किया, शुरू में सल्फर को अगर मान लो, सल्फर तो भी बराबर है हाइड्रोजन ऑक्सीजन, तो इसमें मान लो हमने हाइड्रोजन 2 इधर है 2 इधर है, ऑक्सीजन और ऑक्सीजन, मान लो हमने सबसे पहले इसमें 2 का गुणा कर दिया, तो हाइड्रोजन की संख्या कितनी हो गई, 4, यानी 2 गुणे 2 बराबर 4। लेकिन सल्फर दो सल्फर हाई एक क्या हो गया, प्लस 1 बराबर हो गया 3,
यानी सल्फर की संख्या हमारी क्या हो गई 3। अब उसके बाद हमारा आता है ऑक्सीजन 2। ऑक्सीजन की संख्या 2 है। लेकिन अब देखो इधर, इसमें भी तो हमारा हाइड्रोजन को बराबर करने के लिए हम इसमें भी क्या करेंगे, 2 का गुणा करेंगे। 2 गुणे 2 बराबर 4, यानी देखो 2 2 4 हाइड्रोजन हो गया। और उसके बाद हमारा जो है सल्फर इस साइड में 3 है, इस साइड में इकट्ठ है, तो सल्फर हमारा इसमें भी 3 का गुणा कर देंगे। गुणे 3 बराबर हमारा हो गया यहाँ पे 3, और यहाँ पे ऑक्सीजन देखो 1 2, यानी गुणे 2 बराबर 2। ऑक्सीजन की संख्या भी बराबर हमारा क्या हो गया, बराबर। यानी हाइड्रोजन की संख्या 4, सल्फर की संख्या 3, ऑक्सीजन की संख्या 2। आइए उत्पाद में भी हमारा हाइड्रोजन की संख्या 4 और सल्फर की संख्या 3 और ऑक्सीजन की संख्या 2। ये देखो हमारा क्या हो गया, एक तरफ अभिकारक और एक तरफ उत्पाद की संख्या क्या हो गई, एकदम आसान भाषा में संतुलित हो गया। क्लियर। जैसे मान लो हमने अगर मान लो कोई और अभिक्रिया ले लिया, जैसे तीसरा अभिक्रिया मान लो, एकदम एग्जाम्पल एकदम सरल तरीके से मान लो, हमको ये सब नहीं करना है, गिन करके कर दो। जैसे हमने मान लो मैग्नीशियम Mg+O2 का ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया हमने करा दिया, तो हमको पता है इसे बनता है मैग्नीशियम ऑक्साइड। अब मैग्नीशियम ऑक्साइड बन गया, तो देख लो इधर एक ठे मैग्नीशियम है, इधर भी एक ठे मैग्नीशियम है, लेकिन यहाँ पे 2 ठे ऑक्सीजन है, यहाँ पे 2। तो यहाँ पे भी हमको 2 करना है, तो हमने इसमें 2 का गुणा कर दिया, तो 2 ठे ऑक्सीजन हो गया और 2 ठे मैग्नीशियम हो गया। तो इस साइड में भी तो 2 ठे ऑक्सीजन बराबर है, लेकिन मैग्नीशियम इकट्ठ है, तो इसमें भी हमने 2 का गुणा कर दिया, तो ये मैग्नीशियम बराबर हो गया 2, यानी मैग्नीशियम बराबर हमारा कितना हो गया 2, और ये ऑक्सीजन बराबर भी हो गया 2, और इधर भी मैग्नीशियम बराबर 2 और ऑक्सीजन बराबर 2। हमको लग रहा है अब ये समझ में आ गया होगा आप लोगों को अच्छे तरह से। यानी कि अब देखो रासायनिक समीकरण को संतुलित करना आवश्यक क्यों है, इसको आवश्यक मतलब क्यों है। जैसे मान लो हमने एक नियम पढ़ा है, द्रव्यमान संरक्षण का नियम। किसका नियम पढ़ा भाई हमने, द्रव्यमान संरक्षण का नियम। ठीक, हमने पढ़ा है द्रव्यमान संरक्षण का नियम। इस नियम के अनुसार क्या होता है कि मतलब रासायनिक अभिक्रिया में न तो द्रव्यमान का निर्माण होता है और न ही द्रव्यमान का नष्ट होता है। यानी इस नियम के अनुसार रासायनिक अभिक्रिया में न तो द्रव्यमान नष्ट होता है और न तो उत्पन्न होता है, न तो नष्ट होता है और न तो निर्माण होता है, समझ लो। ठीक, यानी कि इसके कहने का मतलब जैसे कोई रासायनिक अभिक्रिया हो रही है, तो इस रासायनिक अभिक्रिया में जो हमारा ये अभिकारक होता है इस साइड का, इसका जितना द्रव्यमान है ये न तो नष्ट होगा और न ही उससे ज्यादा बनेगा। यानी इस अभिकारक और उत्पाद का द्रव्यमान और परमाणु संख्या आपस में क्या होना चाहिए, दोनों बराबर होना चाहिए। द्रव्यमान संरक्षण के नियम के लागू होने के लिए हमको रासायनिक समीकरण को संतुलित करना आवश्यक है। ठीक, जैसे अर्थात इससे क्या निष्कर्ष निकलता है, द्रव्यमान संरक्षण के नियम से क्या निष्कर्ष निकलता है, निष्कर्ष ये निकलता है कि भाई समझ लो कि रासायनिक समीकरण को पहले अभिकारक एवं उसके बाद उत्पाद पदार्थों को के परमाणु की संख्या बराबर होनी चाहिए। यानी इससे द्रव्यमान संरक्षण के नियम से यह निष्कर्ष निकलता है कि रासायनिक अभिक्रिया में
रासायनिक अभिक्रिया में अभिकारक के परमाणुओं अभिकारक के परमाणुओं की संख्या बराबर उत्पादों की संख्या, उत्पादों की परमाणुओं की संख्या। ठीक, यानी कि इससे ये सिद्ध हुआ कि हमको मतलब रासायनिक अभिक्रिया को संतुलित करना इसलिए आवश्यक है कि द्रव्यमान संरक्षण के नियम के अनुसार कोई भी जब भी रासायनिक अभिक्रिया होती है न उसमें कोई नया ऊर्जा बनता है और न ही नष्ट होता है। यानी अगर हमने कोई अगर 5 किलो का सामान लिया तो अगर उसका कोई भी कार्य बनाएंगे तो 5 किलो ही रहेगा। अगर हमने किसी चीज को 10 बार अगर हम ये हमारे इस पास में 10 अगर उसकी संख्या है तो अगर हम उस पार किसी को देंगे तो उसकी संख्या 10 ही होगी। अगर कम ज्यादा होगा तो जो है कि एक दूसरे को नुकसान हो सकता है, क्षति हो सकती है। इसीलिए रासायनिक समीकरणों को संतुलित करना आवश्यक है। अब हम लोग पढ़ेंगे आगे रासायनिक अभिक्रिया के प्रकार।